थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक इसके डेफिनेशंस, बेसिक पॉइंट्स कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग लॉज स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में चार तो आपको लॉज पढ़ने हैं, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, है ना। और फिर उसके बाद आपका कुछ और बेसिक चीजें थर्मोडायनेमिक्स की, वो उनको करते हुए फिर हम लोग बढ़ेंगे। इसका आधा पार्ट जो है इसमें वो है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री जो पार्ट है उसका अगर क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। डेफिनेशन याद रखनी होती है। क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन बेस्ड होता है। कैलकुलेशन अगर आपको फॉर्मूला और वैसी चीजें याद है तो आप फटाफट से उसको कैलकुलेट कर लेते हो। मतलब सवाल बहुत इजी होता है, कुछ टेक्निकल ऐसा होता नहीं है। डायनेमिक्स पार्ट का जो सवाल आता है उसमें थोड़ी टेक्निकलिटी होती है, वो भी थ्योरी अगर आपने ढंग से करी है। जितने क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मतलब क्लास में कराएंगे उनको अगर आप ढंग से किए हुए हो तो आपका हर क्वेश्चन निकलेगा। मेंस का भी निकल जाता है और एडवांस का भी निकल जाता है, उतना करा दिया जाता है आराम से। ठीक है, तो पहले बेसिक करेंगे। तो लिख लीजिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिख लो, बेसिक डेफिनेशंस लिख लो, कोई भी हेडिंग डाल दो। पहले कुछ बेसिक कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि भाई थर्मोडायनेमिक्स है क्या, क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग। हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की। तो अगर वर्ड को देखो तो थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर से रिलेटेड एनर्जी आएगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं थर्मल एनर्जी की। और क्योंकि डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवेबल, डायनेमिक्स वर्ड आपने पढ़ा हुआ है, मूवेबल, मूवमेंट से मतलब है डायनेमिक्स का। तो इसका मतलब होता है कि थर्मल एनर्जी किन किन चीजों में कन्वर्ट हो सकती है, थर्मल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होगी वर्क में, थर्मल एनर्जी कैसे चेंज होगी एंथैल्पी में, थर्मल एनर्जी को कब क्या बोलेंगे, थर्मल एनर्जी के कन्वर्जन्स की हम लोग बात करेंगे। वो प्रोसेस, वो रिएक्शन, वो सिस्टम जिसमें थर्मल एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हो, या थर्मल एनर्जी में कुछ चेंज आ रहा हो, उन चीजों को, उसकी वैल्यू में चेंज आ रहा हो, उन चीजों को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बात? इसका मतलब अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो ये बताता है कि अगर दो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं तो कब रिएक्ट करेंगे। When two substances are reacting, कब एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स इसके बारे में बताए। एनर्जी चेंज क्या होगा, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें एनर्जी चेंज क्या होगा, इसके बारे में बात करेगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से हमको ये भी पता चलता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, ए और बी को मिक्स कर रहे हो तो इनके बीच में रिएक्शन होगा या नहीं होगा। होगा तो किस कंडीशन में होगा, नहीं होगा तो क्या कंडीशंस होंगी कि रिएक्शन नहीं हो पा रहा है, उस रिएक्शन में कितना एनर्जी चेंज हो रहा है, ये सब चीजों के बारे में कौन सा फील्ड बताता है हमको, थर्मोडायनेमिक्स।
डायनेमिक्स। होगा या नहीं होगा ये बताएगा, लेकिन स्पीड के बारे में, रेट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। नो इंफॉर्मेशन। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, उसका रेट क्या है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। थर्मोडायनेमिक्स केवल बता देता है रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, स्पीड के बारे में प्रेडिक्ट नहीं करेगा। स्पीड के लिए हम लोग बात करेंगे, 12th में एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, उसमें हम बात करेंगे स्पीड की। ये है डायनेमिक्स और वो क्या है, काइनेटिक्स, है ना, वहां पे हम बात करेंगे स्पीड। ये पॉइंट्स लिख लिया आपने? चलिए सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सिस्टम। जैसे मान लो कि ये अपना ये रूम है ना, कोई भी एक रूम ले लिया। अब हम चाहते हैं कि इस रूम की एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, है ना, इसमें कितनी गैस फील्ड है, कितना उसका वॉल्यूम है, कितना उसका प्रेशर है, कितना उसका टेम्परेचर है, कितनी उसकी थर्मल एनर्जी है, ये सब सारी चीजें, इनको बोलते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, है ना। किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को किन किन पैरामीटर्स से आप मेजर कर सकते हो, उसमें टेम्परेचर आता है, उसमें प्रेशर आता है, उसमें वॉल्यूम आता है, ये सब चीजें आती हैं, उसकी थर्मल एनर्जी आती है, उसका हीट कंटेंट आता है, उसकी एंथैल्पी आती है। तो ये सब चीजें अगर हम किसी भी पार्ट को लेते हैं, जैसे हमने बोला ये हमारा रूम है, इसको हम स्टडी करना चाहते हैं, किस एस्पेक्ट से, थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट से। तो थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट से पूरे यूनिवर्स का कोई भी वो पार्ट जो आप लेते हो, किसके लिए, थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए, उस पार्ट को आप क्या कहते हो, सिस्टम। जैसे हमने बोला कि इस बॉटल को हम थर्मोडायनेमिकली स्टडी करना चाहते हैं, इसका टेम्परेचर देखेंगे, इसका प्रेशर देखेंगे, इसमें लिक्विड का वॉल्यूम कितना है, इसकी थर्मल एनर्जी कितनी है, और भी चीजें जो भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं जितने, उनको हम देखेंगे। तो ये जो बॉटल हो जाएगी, ये पूरी बॉटल हमारी क्या बन जाएगी, सिस्टम बन जाएगी। यानी कि यूनिवर्स का वो पार्ट जो आप थर्मोडायनेमिक एक्टिविटी के लिए, उसके लिए थर्मोडायनेमिक इंस्पेक्शन के लिए आप यूज करते हो, चूज करते हो, उसको आप क्या कहते हो, सिस्टम। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लीजिए, पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is chosen for thermodynamic study. Thermodynamic study is called system. यूनिवर्स का वो पार्ट जो थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए चूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम। जैसे मान लीजिए ये हमारा रूम है, इसको हम स्टडी करना चाहते हैं, तो ये क्या बन गया, ऐसे मान लो ये कोई वाटर बॉटल है, इसको हम स्टडी करना चाहते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी सिस्टम। क्लियर है बात? सेकेंड पॉइंट नोट कर लिया सबने? थर्ड पॉइंट पे आते हैं, सराउंडिंग की बात। सराउंडिंग की बात, ये मान लो अपना, ये यूनिवर्स नहीं है, बोर्ड पे बता रहे हैं, ये मान लो अपना यूनिवर्स है, ठीक। अब इसमें हमारा ये सिस्टम, ये क्या है,
यूनिवर्स का कोई पार्ट हमने चूज किया जिसकी हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक, उसको हमने कह दिया सिस्टम। अब इस सिस्टम के अलावा यूनिवर्स का जो भी पार्ट बचा हुआ है ना, उसको हम क्या कह देते हैं, सराउंडिंग, है ना। तो सराउंडिंग क्या हो जाएगी, पार्ट ऑफ यूनिवर्स other than chosen system is called surrounding। कोई समस्या, इसका मतलब आपको बात समझ आ रही है कि यूनिवर्स किससे मिलके बना हुआ है। अगर हम सिस्टम और सराउंडिंग की बात कर रहे हैं तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या हो गया, नोट कर लीजिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलें। नहीं, अभी हम इस चैप्टर को रिएक्शन के टर्म्स में पढ़ ही नहीं रहे। रिएक्शन के टर्म्स में हम पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में। अभी हम इसको पढ़ रहे हैं, किसी गैस की स्टडी करेंगे, ज्यादातर तो गैस की ही स्टडी करेंगे। डायनेमिक्स पार्ट मोर लाइक आपको फिजिक्स जैसा ही लगेगा, क्योंकि फिजिक्स में भी यही पढ़ोगे। थर्ड पॉइंट नोट हो गया। फोर्थ पॉइंट है, अब जैसे ये जो अपनी बाउंड्री है, बाउंड्री कितने तरीके की हो सकती है, या इसी को वॉल भी बोलते हैं, बाउंड्री वॉल भी कह सकते हैं। ये जो अपनी बाउंड्री है ये कैसी कैसी हो सकती है ना। जैसे मान लो कि आपने ये एक बीकर लिया, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक। तो पानी भरा हुआ है, तो अगर आप देखो तो सराउंडिंग से ये सेपरेटेड है। एक तो ये आप ये वाटर की स्टडी करना चाहते हो तो ये बन गया अपना सिस्टम। अब ये जो वॉल है ये तो कंटेनर की रियल वॉल है ना, कंटेनर की वॉल है प्रॉपर। तो अगर इस तरीके से आपको दिखता है तो ये हो जाती है रियल बाउंड्री। क्या बोलेंगे इसको, रियल बाउंड्री। लेकिन अगर कोई सेपरेशन इस तरीके का नहीं है ना, इस तरीके का सेपरेशन नहीं, मतलब क्या, यहाँ पे समझिए ये वाटर का लेवल है, अब वाटर का लेवल है और ऊपर क्या है, एयर है, खुला कंटेनर है। तो एयर और वाटर के बीच में भी एक बाउंड्री हम कह सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरीके की अगर बाउंड्री होगी जो क्लियर कट आपको वैसे विजिबल नहीं है, आप एज्यूम कर रहे हो, तो उसको आप बोलोगे इमेजिनरी। क्या बोलोगे आप उसको, इमेजिनरी। तो ये तो रियल हो गई और ये वाली क्या हो गई, नोट कर लीजिए। इसकी कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, बस आपको समझा दी, रियल बाउंड्री एंड इमेजिनरी बाउंड्री। बाउंड्री को ही नाम वॉल भी दिया है, ब्रैकेट में कर, बाउंड्री वॉल नहीं वर्ड है, बाउंड्री अलग वॉल अलग, दोनों का मतलब सेम। बाउंड्री भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में, वॉल। एक तो इमेजिनरी हो गई, एक क्या हो गई, रियल हो गई। दूसरा देखो, एक मान लो ये सिस्टम है कोई, आपने कोई गैस फिल कर रखी है, ये कोई सिलेंडर है,
गैस फिल कर रखी है सिलेंडर में। अब यहाँ पे आपने एक पिस्टन लगा रखा है ऊपर से। पिस्टन जो होता है ना, इन जनरली पिस्टन अगर ये नहीं लिखा हो कि पिस्टन नॉन मूवेबल है, तो पिस्टन ऐसी चीज होती है कि अगर गैस नीचे से प्रेशर लगाएगी तो पिस्टन ऊपर जाएगा। अगर इस पिस्टन के ऊपर आप कुछ वेट रख दो तो पिस्टन नीचे आता है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये जो बाउंड्री है साइड वाली कंटेनर की, इसमें तो कुछ चेंज आ नहीं सकता है, तो ऐसी बाउंड्री को हम बोल सकते हैं रिजिड। ऐसे वॉल को क्या बोल सकते हैं? लेकिन वो बाउंड्री जो आपकी मूव कर सकती है, रिजिड वॉल या इमूवेबल बोल सकते हैं। पर वो बाउंड्री सिस्टम की, अब ये जो पिस्टन लगा रखा है ये भी तो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग ही कर रहा है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो सेपरेशन है उसी को वॉल कह रहे हो, उसी को बाउंड्री कह रहे हो। तो यहाँ पे ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग और सिस्टम को अलग करने के लिए क्या लगा हुआ है? बीच में पिस्टन लगा हुआ। लेकिन ये पिस्टन क्या हो सकता है? अगर गैस इधर से प्रेशर लगा है तो ऊपर जा सकता है, और अगर इसके ऊपर मान लो हम वेट रख दें, कुछ पत्थर के टुकड़े डाल दें छोटे छोटे, तो ये धीरे से नीचे भी आ जाएगा प्रेशर से, तो नीचे आ सकता है। इसका मतलब ये मूवेबल है। तो ये वॉल कैसी हो गई? ये बाउंड्री वॉल हमारी कैसी हो गई? मूवेबल। तो रियल और इमेजिनरी के अलावा दूसरा टाइप क्या है? मूवेबल एंड इमूवेबल। बात समझ आ रही है सबको? बात क्लियर है? नोट कर लिया सबने? ऑनलाइन? ऑनलाइन? यस मैम। तो कुछ कह रहे? इसी में एक और टाइप है, जैसे हम लोग ठंडी के दिनों में थर्मस फ्लास्क यूज करते हो ना। मान लो कोई ऐसा कंटेनर हो जिसमें आपने गर्म फूड डाला तो वो बिल्कुल क्या हो? गर्म ही रहे। तो इसका मतलब क्या है कि हीट को वो बाहर नहीं जाने देगा, सिस्टम से बाहर हीट नहीं जा पा रही है, टेम्परेचर वही बना रह रहा। आपने फूड रखा है, इसमें फूड का टेम्परेचर वही है। इसका मतलब जैसे थर्मस फ्लास्क पहले यूज करते थे, मतलब अभी भी यूज कर सकते हैं, तो उसकी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? नॉन कंडक्टिंग होती है, हीट को बाहर नहीं जाने देती। थर्मस फ्लास्क की जो वॉल्स होती है वो कैसी होती है? नॉन कंडक्टिंग, हीट को बाहर निकलने नहीं देती है ना। तो जब हीट बाहर नहीं निकल सकती है किसी बाउंड्री के थ्रू, किसी वॉल के थ्रू, तो उस वॉल को हम लोग कहते हैं एडियाबेटिक वॉल। क्या नाम देते हैं? एक नया नाम देते हैं, एडियाबेटिक। जहां पे हीट ट्रांसफर जीरो है वो सिस्टम कहलाता है एडियाबेटिक। अगर ऐसी कोई वॉल है, ऐसी कोई बाउंड्री है, तो उसका क्या नाम होगा? उसका क्या नाम होगा? एडियाबेटिक, जिससे हीट ट्रांसफर क्या होगा? जीरो। Q इज इक्वल टू जीरो। हीट ट्रांसफर को बोलते हैं Q। अगर किसी सिस्टम की वॉल्स ऐसी हैं जहां से हीट ट्रांसफर क्या है? जीरो है। से थर्मस फ्लास्क में ऐसा हो जाता है, हीट ट्रांसफर जीरो है, तो वॉल्स को क्या बोलोगे? रेडियल।
अगर मान लो कोई सिस्टम ऐसा ले लो जिसकी वॉल से हीट बाहर निकल सकती है, हीट ट्रांसफर हो सकता है, ऐसी वॉल है जिससे क्या हो सकता है, हीट ट्रांसफर पॉसिबल है, हीट बाहर जाएगी, Q1 Q2 ऐसे बाहर निकल रहा है, हीट बाहर अगर निकलेगी तो ऐसे वॉल को हम लोग कहते हैं, ऐसी बाउंड्री वॉल को हम लोग कहते हैं डाईथर्मिक, डाईथर्मिक वॉल। कई लोग डायाथर्मिक भी प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा था हीट ट्रांसफर इज 0, Q इज 0, यहाँ पे लिखेंगे Q इज नॉट 0, कुछ ना कुछ ट्रांसफर होगा हीट। कोई नॉर्मल कंटेनर आप ले लीजिए, पानी गर्म करके रख दीजिए, चाहे ढक्कन लगा दो, कुछ भी लगा दो, थोड़े टाइम बाद आप क्या देखते हो कि पानी ठंडा हो ही जाता है, इसका मतलब हीट क्या हो रही है, बाहर जा रही है सिस्टम से, तभी तो ठंडा हो रहा है। ठीक है, क्लियर है बात। पॉइंट नंबर कौन सा था, फिफ्थ हो गया, फोर्थ है, फिफ्थ पे आ, फिफ्थ में करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। ये जो सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, ये कितने तरीके के देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम कैसे कैसे देख, पहला इसमें ओपन सिस्टम, फर्स्ट इज ओपन सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम से मास का भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है, दोनों ट्रांसफर हो सकता है, मास एंड एनर्जी बोथ कैन एक्सचेंज, मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सकता है, ऐसे सिस्टम को क्या बोल सकते हैं हम लोग, ओपन सिस्टम। कोई कंटेनर है, स्टील का कंटेनर है, ठीक है, इसमें पानी गर्म करके ऐसे खुला छोड़ दिया, अब क्या होगा, हीट भी जाएगी बाहर, हीट भी निकलेगी बाहर, और धीरे धीरे क्या होगा, वेपर बन के कंटेंट भी बाहर जा रहा है, निकल रहा है, वेपर भी बाहर निकल रही है, थोड़े टाइम बाद देखोगे तो जो कंटेंट पहले था उससे कंटेंट आपको कम मिलेगा, वॉल्यूम मास कम मिलेगा सिस्टम का। तो अगर आपने कोई हॉट सिस्टम छोड़ दिया है ना, तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद देखोगे कि वो ठंडा भी हो जाएगा, हीट भी निकल गई उसमें से, और अगर एग्जैक्टली कंटेंट को मेजर करोगे तो जो चीज वेपराइज होके निकल गई उतना कम भी हो जाएगा अमाउंट, उतना अमाउंट क्या होगा, कम भी हो जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलोगे, ओपन सिस्टम। दूसरा है क्लोज, सेकेंड टाइप क्या है इसमें, क्लोज सिस्टम। क्लोज में क्या होता है, मास ट्रांसफर नहीं होता है,
मास ट्रांसफर नहीं होगा, केवल आपका एनर्जी ट्रांसफर होगा। मास ट्रांसफर नहीं होगा, क्या होगा? केवल एनर्जी ट्रांसफर। जैसे मान लो कोई एक कंटेनर है, इसमें आपने पानी गर्म किया, ठीक है। अब पानी गर्म करते वक्त आपने ऊपर क्या लगा दिया, इस पे लिड लगा दिया, ढक्कन लगा दिया कोई। अब ढक्कन लगा दोगे तो जो वेपर बनेगी वो कहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी? थोड़े टाइम बाद देखोगे, जब गैस आपने ऑफ कर दिया तो थोड़े टाइम बाद देखोगे कि वेपर यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, और वो वेपर अल्टीमेटली फिर कहाँ चली जाएगी? इसी में चली जाएगी, है ना। यानी कि आपने लिड लगा दिया तो कंटेंट तो बाहर नहीं जा रहा है, मास वॉल्यूम सब्सटेंस तो बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो थोड़े टाइम बाद कंटेनर, क्योंकि वॉल्स ऐसी नहीं है, तो कंटेनर से हीट तो बाहर जा ही रही है, तो हीट बाहर जाएगी तो ठंडा तो हो जाएगा, हीट बाहर जाएगी तो ठंडा तो हो जाएगा, लेकिन अगर कंटेंट को मेजर करोगे तो कंटेंट उतना ही रहेगा। लिड लगा दिया आपने तो वो वेपर बनेगा पहले, पर उसके लिड पे आ जाएगा नीचे की तरफ, और फिर बाद में उसमें मिक्स हो जाएगा, या अंदर अगर टोटल कंटेंट देखेंगे तो उतना ही रहेगा। तो मास ट्रांसफर तो नहीं होगा, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर होगा, हीट वगैरह तो बाहर निकलेगी। क्लियर है बात? एग्जाम्पल कुछ दिया है इन्होंने? अच्छा सा कुछ दिया तो बता दो। यही दिया, लिक्विड को हीट कर रहे हैं, कंटेनर क्लोज है, उन लोग को गर्मी लग रही है, हम लोग को भी लग रही है। चलो अगला पढ़ते हैं। थर्ड टाइप आइसोलेटेड, खूब पूछते हैं ये सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसा वर्ड से आपको पता लग रहा है, आइसोलेटेड का मतलब होता है वो चीज जो अकेली हो। कोई चीज अकेली होगी तो किसी चीज का लेना देना करेगी? अकेली पड़ी रहेगी, है ना। तो आइसोलेटेड का मतलब है कि ना तो हीट का ट्रांसफर होगा और ना ही मास का, ना ही आपका कंटेंट का ट्रांसफर होगा। तो हीट ट्रांसफर भी नहीं होगा और मास ट्रांसफर भी नहीं होगा। हमने मास लिख दिया, ये लोग बुक वाले क्या लिख रहे हैं? मैटर। अच्छा वर्ड लिख रहे हैं, मैटर। मैटर का भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है और हीट का ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है। एनर्जी भी लिखें, एनर्जी लिखें तो ज्यादा सही था। एनर्जी का ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है? अब ये अच्छा बना नहीं है, आप अच्छा बनाइएगा। थर्मस फ्लास्क जो लेते हैं हम लोग, उसमें गरम चाय ले ली आपने तो क्या होगा? गरम ही रहेगी और वॉल्यूम कंटेंट भी चेंज नहीं होगा। अच्छा सा बना लीजिए, क्योंकि वॉल्स कैसी हैं इसकी? कैसी वॉल होंगी? नॉन कंडक्टिंग वॉल होगी, बाहर हीट नहीं जाने देगी, बाहर से अंदर हीट नहीं जाने देगी, और ऊपर से पूरा इनक्लोज्ड है, मास वगैरह भी चेंज नहीं होगा। तो सिस्टम कैसा बन गया? कैसा बन गया? आइसोलेटेड। अब आप बोलो 5-10 मिनट हम उसको ढक्कन हटा के खोल के छोड़ देंगे और फिर उसके बाद फिर लगा देंगे, तो क्या आइसोलेटेड रहेगा? ठीक है, बाद में आइसोलेटेड हो जाएगा, लेकिन अब कंटेंट तो चेंज हो ही जाएगा ना, हीट विट ठंडा तो हो ही जाएगा। वो कौन सा? वो पहले अगर बाद में फिर लिड लगा दिया आपने तो एक टाइम के बाद फिर वो आइसोलेटेड बन जाएगा, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर पहली वाली कंडीशन से तो चेंज हो जाएगा।
बीच में गड़बड़ कर दी ना, अपने लिड ओपन कर दी, ठंडा हो जाएगा ना। जो थर्मस फ्लास्क में तो गर्म ही रहता है, ढक्कन खोल के रखेंगे, है ना। तो शॉपकीपर आपको क्या बोलेगा, ये लिड बंद करके रखना है। खुला करके रखेंगे तो आइसोलेटेड नहीं रहेगा। क्लियर है बात। चलिए 6th पॉइंट पे आते हैं। इतनी देर से बात कर रहे हैं हम लोग सिस्टम सिस्टम, अब आ जाते हैं क्या बताने जा रहे थे, ये भी है प्रोसेस की बात कर रहे हैं। प्रोसेस क्या है, देखो जैसे मान लो ये रहा आपका कोई सिस्टम, इसमें गैस फिल्ड है, ये अपना है सिस्टम, ठीक। इस सिस्टम का प्रेशर मान लीजिए है 1 atm और वॉल्यूम है मान लीजिए 100 ml, टेम्परेचर है मान लीजिए 373 केल्विन, ठीक। अब मान लो हम लोग इसको क्या करें, हम लोग इस सिस्टम को किसी दूसरी स्टेट में ले जाते हैं, मतलब इसी सिस्टम में कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं कि अब इसका प्रेशर मान लीजिए हो जाता है 2 atm, वॉल्यूम मान लीजिए हो जाता है 200 ml और टेम्परेचर मान लीजिए हो जाता है 273 केल्विन, ठीक। तो सिस्टम कहां से कहां गया, मान लो इस सेम सिस्टम है, इसकी ये एक ए स्टेट है और ये उसी सिस्टम की बी स्टेट है। डायग्राम हमने अलग अलग बनाया, पर एक स्टेट ये एक टाइम पे देखा ये है, और एक टाइम पे क्या हो गया, बी स्टेट में पहुंच गया, या ऐसे भी कह सकते हैं 1 स्टेट से 2 स्टेट में पहुंच गया। तो ये जो फिनोमिनन हुआ ना, इसको हम बोलेंगे प्रोसेस। इसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस। स्टेट चेंज ऑफ सिस्टम इज नोन एज प्रोसेस। इसको क्या बोलोगे, कोई ऐसा कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। प्रोसेस क्या है, कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो उसी फिनोमिनन को क्या कह सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रोसेस। कोई समस्या अभी तक तो नहीं होगी। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। नोट कर लिया सबने ऑनलाइन, नोट करिए, नोट कर लिया, दिखाइए। राजवंश बोलिए क्या कह रहे हैं। चेंजेस सिस्टम को प्रोसेस कर सकते हैं, क्या चेंज इन सिस्टम को प्रोसेस, सिस्टम चेंज कर दोगे तो उसको प्रोसेस कैसे बोलोगे, किसी सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है उसको प्रोसेस, सिस्टम ही उठा के चेंज कर दिया तो क्या प्रोसेस, उसका प्रोसेस अलग है, उसका प्रोसेस अलग।
ठीक है, चलिए अब ये जो प्रोसेस है ना, ये कितने तरीके के हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उनकी बात कर रहे हैं। तो 7th पॉइंट में लिखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ये हम कितने तरीके के देख सकते हैं, कितने तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, आइसो का मतलब होता है, आपको पता है, सेम। थर्मल का मतलब है टेम्परेचर। आइसोथर्मल टेम्परेचर के आगे सेम क्यों? आइसो का मतलब सेम, टेम्परेचर, थर्मल का मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा। यानी प्रोसेस जो हो रहा होगा, स्टेट 1 से 2 पे जा रहा हो, 2 से 3 पे जा रहा हो, किसी भी स्टेट पे जा रहा हो, अगर हमने बोला उस प्रोसेस को आइसोथर्मल, तो इसका मतलब उसमें टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। अगर पहली स्टेट पे टेम्परेचर है, आपने बोला सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहा है, अगर पहले पे टेम्परेचर है 273 केल्विन, तो दूसरे पे भी टेम्परेचर कितना होगा? 273 केल्विन ही होगा। यानी पूरे प्रोसेस, होल प्रोसेस में क्या होगा? सेम टेम्परेचर। यानी आप कह सकते हो डेल्टा टी इज 0। अगर टी कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो, डेल्टा टी इज 0 कह सकते हैं। टी अगर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल के हो गया, नोट कर लिया सबने? टी कांस्टेंट, डेल्टा टी 0। सेकेंड प्रोसेस होगा एडियाबेटिक। अभी एडियाबेटिक वर्ड पढ़ा था आपने, एडियाबेटिक प्रोसेस। अभी हमने क्या पढ़ा था? एडियाबेटिक वॉल्व पढ़ी थी, है ना? तो उसमें क्या था एडियाबेटिक में? एडियाबेटिक वॉल्व में क्या था? हीट ट्रांसफर क्या था? 0। तो इसमें भी क्या होगा? होल प्रोसेस में क्या होगा? हीट ट्रांसफर विल बी 0, नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग होल प्रोसेस। पूरे प्रोसेस में किसकी आवाज आ रही है लगातार? पूरे प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होगा। डेल्टा क्यू नहीं लिखते हैं इसको, क्यू लिखते हैं। क्यू इज इक्वल टू 0। आइसोबारिक, बार वर्ड जो यूज होता है, बार किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की, है ना? पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार, ये सब किसकी यूनिट होती है? हर इंच किसकी यूनिट है? बार, बार। कहाँ ध्यान है? अभी तो बता रही हूँ। पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार, ये सब किसकी यूनिट है? एटीएम, प्रेशर की यूनिट है ना? तो प्रोसेस को लिखा गया आइसोबारिक। आइसो का मतलब सेम, बारिक का मतलब प्रेशर से रिलेशन है, यानी कि क्या रहेगा इसमें? कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, सेम प्रेशर रहेगा। डेल्टा पी क्या होगा? चेंज इन प्रेशर क्या होगा? 0। प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। ऐसे करेंगे। बताइए।
ऐसे करेंगे तो कैसे करेंगे? आइसोकोरिक साइक्लिक आइसोकोरिक आइसोकोरिक प्रोसेस। कोर वर्ड कहीं पे आ जाए तो कोर का रिलेशन होता है वॉल्यूम से, है ना। आइसोकोरिक का मतलब हो गया नो वॉल्यूम चेंज, कांस्टेंट वॉल्यूम। कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा हो जिसमें वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट रहे, चेंज नहीं हो रहा हो, यानी डेल्टा V क्या होगा प्रोसेस में, 0। चार हो गए, पांच है। साइक्लिक प्रोसेस, साइकिल जानते हैं, पढ़ते हैं ना, यहां से चले यहां, यहां से चले यहां, यहां से चले यहां, फिर घूम के यहीं पे आ गए। साइकिल का मतलब क्या होता है, साइकिल का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसी जगह पे आ जाना, लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू। साइक्लिक का क्या मतलब है, मान लो कोई प्रोसेस शुरू हुआ, उसकी स्टेट ए ये है, फिर स्टेट बी पे जाता है, फिर स्टेट सी पे जाता है, फिर स्टेट डी पे जाता है, और फिर ओरिजिनल किस पे आ जाता है, प्रोसेस को क्या बोलोगे, साइक्लिक। ए से स्टार्ट किया प्रोसेस, बी पे गया, सी पे गया, डी पे गया, और डी से फिर क्या आ गया, कहाँ पे, ए पे आ गया। चारों को उठा के मैं भगा दूंगी बॉयज। प्रोसेस को क्या बोलेंगे, साइक्लिक। यानी कि प्रोसेस में क्या हो गया, ओरिजिनल स्टेट पे फिर से सिस्टम फिर से किस पे आ जाएगा, ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखवा देते हैं, साइक्लिक की प्रॉपर डेफिनेशन। व्हेन अ सिस्टम undergoes a number of different processes, when a system undergoes a number of different processes and finally returns to its initial state, it is termed as cyclic process. It is termed as cyclic process. It is termed as cyclic process. ये इनिशियल स्टेट है, जिस स्टेट से चला फिर से वहीं पे आ गया, तो प्रोसेस क्या कहलाने लगेगा, साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस में कुछ टर्म लिख लीजिए, अभी उन टर्म्स को सिखाया नहीं है आपको, लेकिन बगल में लिख लीजिए। इसमें डेल्टा E 0 होता है, डेल्टा H 0 होता है, डेल्टा P 0 होता है, ये सब अभी आपको सिखाएंगे। डेल्टा H 0, डेल्टा E 0, डेल्टा P 0, डेल्टा T 0। साइक्लिक में ये सब क्या होगा,
0। चलिए प्रोसेस हो गए। अभी 2 और हैं जिनको हम पढ़ेंगे डिटेल में। ये पॉइंट नंबर कौन सा था जिसमें 5 हुए थे? 7 था। पॉइंट नंबर 8 डालिए, हेडिंग डालिए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का मतलब होता है ना, अगर लार्ज अमाउंट में किसी, जैसे मान लो तुम बोल रहे हो कि हम एक मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे हैं, एक एटम की स्टडी कर रहे हैं, तो ये माइक्रोस्कोपिक बात हो गई है ना। ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज क्या है, आप जो माइक्रोस्कोपिक साइज में है उनकी आप 1-2 इनकी स्टडी कर रहे हो तो माइक्रोस्कोपिक बात हो गई। लेकिन जैसे मान लो आपने कोई सिस्टम लिया, अब ये आपने हाइड्रोजन गैस सपोज ले ली है ना, और इसके 1 लीटर ले लिए, तो अब इसमें तो हाइड्रोजन गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे है ना, तो पूरे सिस्टम की आप स्टडी करना चाहते हो, इस पूरे की, तो ये पूरा बल्क हो गया है ना। तो ऐसा जो सिस्टम होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। और इस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होंगी, उनको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। उनको क्या कहेंगे? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो इस सिस्टम की थोड़ी डेफिनेशन लिख लो, थोड़ा सा प्रॉपर। बात तो समझ आ गई आपको? System containing large amount of substance. System containing large amount of substance. Large amount of substance. ब्रैकेट में लिख लो, मे बी एटम, आयन और मॉलिक्यूल। एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। 1-2 की बात नहीं करेंगे, थोड़े काफी सारे लेने पड़ेंगे, तब सिस्टम को क्या बोलोगे? मैक्रोस्कोपिक। अब इसी में आगे हेडिंग डाल दीजिए 9th नंबर में, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल, प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम is called मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। जो इस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगी, जितनी प्रॉपर्टीज, उन सबको क्या बोलेंगे? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मान लो इस सिस्टम का प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर हम देख रहे हैं, इसका मेजर कर पा रहे हैं, टेम्परेचर देख पा रहे हैं, वॉल्यूम देख पा रहे हैं, तो सब क्या हो गई? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, डेंसिटी, सरफेस टेंशन। एग्जाम्पल में क्या लिखा? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, विस्कोसिटी,
डेंसिटी, सरफेस टेंशन, फिजिक्स में पढ़ेंगे ना फ्लूइड वगैरह, तो वहां पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी तो पढ़ते ही रहते हैं। हो गया, बोलो तो, नीचे कर दो। पॉइंट नंबर 9 हो गया ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ है एक्सटेंसिव, कुछ को बोलते हैं इंटेंसिव। याद कैसे रखना है देखिए, जिसमें लिखा है इंटेंसिव, है ना, तो इंटेंसिव में याद रखिए इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ कंटेंट, मतलब इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। कंटेंट आप चेंज कर दो, वॉल्यूम चेंज कर दो, मास चेंज कर दो, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इंटेंसिव से याद रखिए, इन से याद रखिए इंडिपेंडेंट ऑफ मास और वॉल्यूम और कंटेंट। ध्यान से देखिए क्या मतलब है। जैसे मान लो लास्ट सीट, बोर्ड पे फोकस करें, वाटर फिल कर दिया इसमें, ठीक है। मान लो आपने 1 लीटर इसमें फिल किया, इसकी डेंसिटी मेजर की आपने, देखा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। अब आपने क्या किया, आप बोला लाओ भाई हम इसको 2 बीकर में रखेंगे, आधा आधा लीटर। अब 500 ml यहाँ पे ले लिया, 500 ml यहाँ पे। अब डेंसिटी चेक की, इसकी डेंसिटी भी वही है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अमाउंट चेंज कर दिया, सब्सटेंस तो वही है, अमाउंट को क्या किया, चेंज किया। इसकी डेंसिटी भी देखी तो कितनी थी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही थी। यानी कि डेंसिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। आपने वॉल्यूम कम कर दिया, मास कम कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, मास बढ़ा दीजिए, कंटेंट मतलब उसका चेंज कर दीजिए, डेंसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हुई। कोई समस्या? तो डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी सिस्टम की, इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ कंटेंट। ठीक, एक कांच का टुकड़ा लिया, एक ग्लास स्लैब लिया, लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो आप लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, है ना, वो आपने एक स्लैब लिया, अब कुछ ऐसा कटर लेके आए जो 2 पार्ट में उसको इक्वल पार्ट में कट कर दिया, या किसी भी इक्वल और नॉन इक्वल में भी कट कर दिया। आपने स्लैब को कट किया, दोनों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेक किया, देखा ग्लास का वही सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है। इसका मतलब आपने उसके अमाउंट को तो छोटा कर दिया, कम कर दिया, लेकिन क्या है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम टू सेम रह रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। कोई समस्या?
बोलिए। और इसका जस्ट अपोजिट होता है एक्सटेंसिव, यानी कि ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंटेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर डिपेंड करेगा, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन मास और अमाउंट और वॉल्यूम और कंटेंट, कितना कंटेंट ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसकी वैल्यू चेंज होगी। टू kg कोई लिक्विड भरा है, सॉलिड भी ले सकते हो, फिल कर दिया हमने, ठीक है। अब इसको उठाया, आधा आधा बांट दिया दूसरे में, अगर हाफ किया आपने, जस्ट हाफ किया तो ये 1 kg हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 kg। वॉल्यूम भी चेंज होगा, मास भी चेंज होगा, हाफ हाफ कर दिया आपने, है ना। मान लो ये 2 kg था, 2 kg आपने और डाल दिया, मतलब इस जितना अमाउंट था उतना ही और आपने इसमें ऐड कर दिया, तो अब मास भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। हाँ, हाँ तो मास चेंज हो रहा है ना, पर हम बात तो डेंसिटी का कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ तो डेंसिटी कहाँ चेंज हुई, मास तो तुमने चेंज किया पर वो डेंसिटी चेंज हुई क्या, कंटेंट आपने बढ़ाया घटाया, लेकिन डेंसिटी तो वही रही, है ना। एक बोतल पानी है, अब इसको एक ग्लास में डाल दें, कहीं कहीं और डाल दें, कहीं और रख दें, इसके 10 पार्ट कर दें, 20 पार्ट कर दें, डेंसिटी तो वही रहेगी, है ना। वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, मास चेंज कर रहे हो, उसका कम ज्यादा कर रहे हो, लेकिन डेंसिटी तो वही रह रही है, ठीक। पानी ले लिया, उसको एक बोतल में पानी लिया, हाफ किसी को दे दिया, हाफ किसी को दे दिया, डेंसिटी तो चेंज नहीं हो रही है, तो इंटेंसिव हो गई, लेकिन पानी का वॉल्यूम तो चेंज हो गया, हाफ हाफ करते ही 1 लीटर से क्या हो गया 500 ml। अगर उसका मास 2 kg था तो 1 kg हो जाएगा, अगर 1/4 करोगे तो 1/4 हो जाएगा, है ना। यानी मास और वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है ना, तो मास और वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी हो गए, एक्सटेंसिव। मास और वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी हो गए, एक्सटेंसिव। और एग्जांपल लिखेंगे इसके, एक्सटेंसिव में लिखिए वॉल्यूम, वेट, एनर्जी, एंथैल्पी। एग्जांपल इनके याद रखें, कभी कभी मैचिंग में दे देते हैं, इनकी मर्जी चलती है। वॉल्यूम, एग्जांपल याद रखते हैं, वॉल्यूम, वेट, एक्सटेंसिव के एग्जांपल, वॉल्यूम था, वेट था, एनर्जी था, एंथैल्पी था, और क्या क्या थे, याद रखेंगे, एग्जांपल सारे याद करने। एंट्रोपी, ENTROPY, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ये सब पढ़ेंगे अभी हम। इंटरनल एनर्जी और एक और क्या बोला था, मोल। एक कंटेनर में गैस भरी हुई है, उसको 2 कंटेनर में कर दिया हाफ हाफ, मोल चेंज हो जाएंगे गैस के। पहले मान लो 15 मोल थे, तो किसी में कुछ हो जाएंगे, 15 से कम होंगे दोनों में, है ना। तो मोल भी चेंज होते हैं। इंटेंसिव के एग्जाम्पल लिखिए, इंटेंसिव के एग्जाम्पल लिखिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट में पढ़ेंगे ये, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन वर्ड सुना है आपने कहीं? फर्स्ट चैप्टर में कहाँ सुना था? क्या थे? गौरांगी, मोलैरिटी क्या था? मोलैरिटी सारांश बताइए, क्या था मोलैरिटी? बोलिए। नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, क्या बोलते हैं? मोलैरिटी, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए जरा सा, इस बात में अंतर समझिए। कॉन्सेंट्रेशन का अगर मान लीजिए हमने बोला मोलैरिटी, बोर्ड पे देखें, आपस में ना बात करें। कॉन्सेंट्रेशन की अगर हमने बात करी, मोलैरिटी बोला, ठीक है, तो मोलैरिटी का क्या मतलब होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्वेंट, यही 1 लीटर सोल्यूशन, यही तो बात करते हैं। क्यों बच्चों? अब आप बोलोगे यहाँ पे तो मोल को आप कह रहे हो कि डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे आप बोल रहे हो मोल डिपेंड नहीं कर रहा है, ये भी तो मोल ही है, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं ना। तो अगर इसको पर यूनिट में कर देते हैं ना, किसी चीज को अगर पर यूनिट में कर दिया तो वो क्या बन जाता है आपका? इंटेंसिव बन जाता है। कैसे बनेगा, जरा इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। पर यूनिट बोलने का क्या मतलब है, जरा समझो। किसी को समझ आ रहा है क्या बात मैं कह रही हूँ, क्या कहना चाह रही हूँ? चलिए देखते हैं, नहीं आ रहा है तो देखो। मान लो ये कंटेनर है, इसमें गैस कोई फिल्ड है, मान लो हाइड्रोजन गैस है, ठीक। इसके हमने 100 मोल्स ले, हाइड्रोजन गैस के क्या ले रखे? 100 मोल्स। अब हमने बोला हम इसको क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, 2 कंटेनर में डाल देते हैं, हाफ कर दिया हमने। तो हाफ कर दिया तो 100 मोल से क्या हो जाएंगे, 50 मोल्स हो जाएंगे यहाँ। तो अमाउंट को हाफ करने पे, कंटेंट को हाफ करने पे मोल्स का नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया, हाफ दिखाई दे रहा है ना, 50-50 हो गए। तो इस बेसिस पे हमने बोल दिया कि मोल्स जो है वो क्या है आपके, कैसी प्रॉपर्टी होंगे, डिपेंडेंट है तो एक्सटेंसिव होने चाहिए, है ना। अब मान लो हमने बोला कि ये जो 100 मोल्स थे ना, ये जो 100 मोल्स थे ये आपके थे 1 लीटर में, कितने में थे, 1 लीटर में, मतलब इसका वॉल्यूम गैस का कितना था, 1 लीटर था, और मोल्स इसमें कितने भरे हुए थे, 100 थे। अब जब आप इसके कंटेंट को हाफ करोगे, तो आप अगर कंटेंट को हाफ कर रहे हो तो वॉल्यूम भी हाफ होगा, अब वॉल्यूम हाफ होगा तो ये हाफ लीटर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये भी हाफ लीटर बन जाएगा।
अभी हमने पहले बात करी थी, केवल मोल पे बात की, तो मोल पे हमने देखा कि कंटेंट को हाफ करने पे मोल आधे आधे हो गए, 100 से 50-50 हो गए, तो हमने मोल को कह दिया कि भैया तुम तो हो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करने जा रहे हैं सिस्टम की मोलैरिटी की, कॉन्सेंट्रेशन की। तो मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स पर लीटर, यानी कि मोलैरिटी हम निकालते हैं मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पे जब निकालोगे तो कितना आएगा? 100 मोल्स है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है, तो 100 आ गया मोलैरिटी। यहाँ पे देखो क्या आएगा, 50 मोल्स है और हाफ है ये वॉल्यूम, तो अगर ये जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 100 मोल्स पर लीटर आएगा। यहाँ पे भी क्या आ रहा था? 100 मोल्स पर लीटर ही आ रहा था। इस केस में भी यही सेम चीज जाएगी, 100 मोल्स पर लीटर। इसका मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन कंटेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। एक सॉल्यूशन आपने बना दिया, मान लीजिए आपने NaOH का एक सॉल्यूशन बनाया, उसमें 20 ग्राम NaOH डाले 1 लीटर पानी में, ठीक? आपने 1 लीटर पूरा सॉल्यूशन तैयार कर लिया, 20 ग्राम NaOH डाल दिया, तो उसकी कोई फिक्स मोलैरिटी होगी। अब उस NaOH के सॉल्यूशन को आप एक पार्ट एक बीकर में रखो या 10 बीकर में डिवाइड कर दो, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो चेंज नहीं होगी। यानी कि कंटेंट को अब उसमें कुछ ऐड कर दो, पानी ऐड कर दो या वो कर दो, वो अलग बात है ना? कोई किसी प्रोसेस से आपने उस सिस्टम का पानी निकाल दिया या किसी प्रोसेस आपने पानी ऐड कर दिया, कुछ ऐड वैड नहीं करना है, केवल कंटेंट के अमाउंट को चेंज करना है। कैसे? हाफ कर दो, 1/4 कर दो, इस तरीके से करके देखना है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, है ना? यानी 1 लीटर में अगर मोल्स निकालोगे तो वो तो क्या रहेंगे? सेम। लेकिन अगर केवल मोल्स की बात करोगे, कंसंट्रेशन की बात नहीं करोगे, तो मोल्स तो चेंज होंगे, मास तो चेंज होगा, वॉल्यूम तो चेंज होगा, वो सीधा सीधा आपको दिख रहा है। नोट कर लो जैसे चाहो वैसे इसको। मोल्स में तो चेंज आ रहा है, हाफ करने पे 50-50 हो जा रहे हैं, लेकिन मोलैरिटी क्या रह रही है आपकी? 100 मोल्स पर लीटर ही रह रही है। दो डेफिनेशन और करेंगे, उसके बाद क्लास आपके 2 डेफिनेशन करेंगे, उन डेफिनेशन की डिटेलिंग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट में करेंगे। थोड़ा सा बस फिर उनका इंट्रो हो जाए। ये नोट हो गया तो बोल दीजिए। पॉइंट नंबर कौन सा है बोलिए जरा, अरेंज। मैथ्स में आप पढ़ते होंगे फंक्शन, पढ़ते हैं, है ना? तो यहाँ पे वैसा कोई फंक्शन का मतलब नहीं है, स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल भी बोलते
स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल। मान लो किसी सिस्टम का हम टेम्परेचर देखना चाह रहे हैं, वो सिस्टम कोई प्रोसेस कर रहा है, ए से बी पे जा रहा है, बी से सी पे जा रहा है, सी से डी पे जा रहा है ना, प्रोसेस में है वो, उसका हम लोग देखना चाहते हैं, टेम्परेचर देखना चाहते हैं या प्रेशर देखना चाहते हैं या वॉल्यूम देखना चाहते हैं या और भी जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हम लोग पढ़ेंगे उनको देखना चाहते हैं। तो कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। बीच में वो किस पाथ से फॉलो कर रहे हैं, किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। बात समझो जरा सा। मान लो ये इनिशियल स्टेट है, यहां से कोई प्रोसेस शुरू हुआ, ये 1 स्टेट है, 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, 3 से मान लीजिए 4 पे, ठीक, ये आपकी है फाइनल। ठीक, एक बार प्रोसेस हो रहा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस पे जा रहा है। एक बार ये प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है 1 से 2 पे आ जाए और 2 से सीधे 4 पे आ जाए। इनिशियल और फाइनल तो सेम ही है, 1 और 4। एक बार ऐसा भी हो सकता है 1 से 4 पे सीधे आ जाए, कोई प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है। एक बार वाया 2 3 गया, एक बार वाया 2 4 पहुंचा, 3 नहीं था, एक बार 1 से 4 पे सीधे हो गया, है ना। तो ये प्रोसेस 1 से 4 तक की स्टेट 3 तरीके से मान लो अचीव कर रहा है। अब मान लो कुछ इसमें कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फंक्शंस का मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, ये सब चीजें हम चेक करेंगे। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनकी वैल्यू केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी, वो किस पाथ से जा रहा है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। मतलब अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। और कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका इनिशियल फाइनल स्टेट भले सेम हो, अगर पाथ बदल दोगे तो उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिनकी वैल्यू, उनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन, और जिनकी वैल्यू पाथ के ऊपर डिपेंड करती है, इनिशियल फाइनल स्टेट के ऊपर केवल डिपेंड नहीं करती, उसमें पाथ की भी इंपॉर्टेंस होती है, उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन या पाथ वेरिएबल, पाथ फंक्शन ही बोलते हैं। बात कुछ समझ में आई? एग्जाम्पल लेंगे तो और समझ आएगी, पर अभी डेफिनेशन तो लिख लो, नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल से भी बात करेंगे। तो लिख लो, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज which determine state of system, are called state variable, These depends only on initial and final state of system, not on path. इनिशियल फाइनल स्टेट पे इनकी वैल्यू डिपेंड करेगी, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है,
अगला लास्ट लिख लीजिए 13 पॉइंट, पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन हो गया, पाथ फंक्शन। अगले क्लास में एग्जाम्पल करेंगे और बातें करेंगे। पाथ फंक्शन, these variables depends on path of system and end state of system। एंड्स पे कौन सी स्टेट है? इनिशियल फाइनल दोनों पे करेगी। ठीक, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब आगे। हाँ, कल 60-65 क्वेश्चन तो पूछ लो। आज की क्लास आपकी होती है और बाय बच्चे।